बहुत बहुत नमस्कार आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे और हमारी खास चर्चा आज की बहुत खास रहने वाली है, क्योंकि आज एक ऐसी मेहमान आज हमारे साथ हैं जिन्होंने एक बदलाव का काम किया है। लाखों लोगों की जिंदगी इन्होंने संवारी है। जी हाँ, कहते हैं ना कि कुछ लोगों को इन्होंने नर्क से निकाला है। जी हाँ, जो लोग नर्क का रास्ता एक तरह से जीते जी देख रहे थे, उनको नर्क से निकालने का काम, बड़ा ही पुण्य का काम किया है। जी हाँ, नमस्कार एक बार फिर से हमारी खास चर्चा में आप सभी को। आज हम आपको एक ऐसे मेहमान से मिलवाने जा रहे हैं, एक शख्सियत हम इनको कहेंगे जिन्होंने समाज के सबसे अंधेरे, जी हाँ, अंधेरे कोनों में जाकर उजाले की लौ जलाई है। जहां लोग नजरें फेर लेते हैं, जी हाँ, वहां उन्होंने उनका हाथ थामा है। बड़ा ही अच्छा काम एक कहेंगे, खूबसूरत पहल इन्होंने की है। बाल सुरक्षा देह व्यापार से उद्धार और टूट चुकी जिंदगियों के पुनर्निर्माण की ये कहानी है। जी हाँ, संकल्प संस्था की निदेशिका आज हमारे साथ है श्रीमती अतुल शर्मा जी। अतुल शर्मा जी आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत नमस्कार करेंगे मैम आपका, और बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने शुरू में कहा, जहां लोग साथ छोड़ देते हैं, नजरें फेर लेते हैं, आपने वहां पे हाथ थामा है। ये बड़ी ही खूबसूरत आपने एक मानवीय पहल की है। मैम सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कैसी हैं आप, सब कुशल मंगल? जी बढ़िया एकदम। चलिए मैम, बहुत अच्छा है। और बड़ी आज की चर्चा सार्थक रहने वाली है। एक शायद नई सोच पैदा हो लोगों के मन में। जैसे कि हम बात करें, आपने 1996 में जिस दौर में सेक्स वर्कर्स और बाल सुरक्षा पर काम शुरू किया, तब समाज का रवैया बेहद कठोर था। अब लोग थोड़ा सा अवेयर होने लग गए हैं। सबसे बड़ी बात क्या है ना मैम, यहाँ पर देश में थोड़ा सा ऐसा है कि लोग बात करने में ऐसे टॉपिक पे हिचकिचाते हैं। तो आपसे जानना चाहूंगी, उस समय सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? सिस्टम, समाज, या खुद का डर? नहीं देखिए, सिस्टम मेरे सामने हमेशा चुनौती रहा। मैं खुद का डर तो कभी रहा ही नहीं, क्योंकि देखिए उस एरिया के पास ही हम पैदा हुए, बहुत नजदीक हमारा घर है। और तो वो तो दहशत थी कि नहीं जाना नहीं देखना, लेकिन डर नहीं था। थोड़ा सा दबाव था, लेकिन डर तो नहीं था। पर सिस्टम ने हमेशा निराश किया। कभी चाहे सरकार रही हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन रहा हो, हमेशा निराशा मिली, क्योंकि उनकी तरफ से कोई पहल ही नहीं थी। और पहल भी नहीं, मतलब हमेशा रोड़े अटकाए गए, हमेशा मुकदमे किए गए, इतने बड़े एक्सीडेंट्स हुए और भी बहुत सारी चीजें हुई। तो लेकिन वो तो जारी है, तो चलता रहेगा। मिसाल हो गए अब तो। जी जी जी। मैम सब एक ये बात भी जानना चाहूंगी कि आप जो एक समाज के लिए काम कर रही हैं, सेक्स वर्कर्स के लिए काम कर रही हैं, उनको उत्थान करने के लिए, मेरे कहने का मतलब है उनके लिए आप जो काम कर रही हैं, ये सोच हर किसी के मन में नहीं आती। तो ऐसा क्या क्षण था आपकी लाइफ में जब आपको लगा कि मुझे ये करना चाहिए? क्योंकि बतौर महिला अगर हम बात करें, हम ऐसे टॉप में, जैसे मैंने पहले बोला कि हमारे देश में सेक्स को लेकर या सेक्स वर्कर्स को लेकर या ऐसी चीजों को टैबू माना जाता है, बात ही नहीं करते हैं लोग। तो क्या एक ऐसा आपकी लाइफ में स्टेज था जब आपने कहा कि मुझे उतरना है? क्योंकि महिला होने के नाते बड़ी चुनौती आई होगी, परिवार से दबाव आया होगा, बहुत कुछ हुआ होगा कि इस टॉपिक पे काम मत करो, छोड़ो, बात ही मत करो। देखिए, वैसे मैं कहूंगी ये ऊपर वाले का मुझ पे एक रहम रहा। सच बात है, हर किसी का सोल मिशन होता है। जी, मतलब मैं उस जगह पे पैदा हुई, वहां से मुश्किल से 500 मीटर दूर, और जहाँ पे एक अलग तरह का माहौल था। जैसे स्कूल जाना शुरू किया 5-6 साल की उम्र में, तो बहुत सारी हिदायतें थी। ऊपर नहीं देखना, उसी बाजार से निकल के जाना, और ऊपर नहीं देखना है, ऊपर नहीं देना। कस्बाई मानसिकता का शहर था। अब तो बहुत ब्रॉड हो गया, लेकिन तब तक तो बहुत ही छोटा और कस्बाई शहर था। तो ऊपर नहीं देखना। अगर फिर भी एक छोटे बच्चे में उत्सुकता रहती ऊपर देखना है, तो फिर दुकानदार रोक के पूछ लेते, बेटा किसकी बेटी हो, और तुम तो अच्छे घर की हो, तो ऊपर नहीं देखना है। ये सारी हिदायतें लगातार थी, तो उसने उत्सुक किया। फिर शायद हम जब भी भूलने की कोशिश करते, तो कोई ना कोई हादसा हो जाता ऐसा कि जो मुझे हिला देता। से मेरे साथ पढ़ने वाली एक लड़की, जिसको मैं ऊपर से उतरते हुए मैंने देखा, तो मुझे एक अजीब सा हो गया। पहले उसको क्लास में पूछा, भाई तुम वहां क्यों कर रही हो? मेरी अम्मा तो कहती है वो खराब औरतें रहती हैं वहां पे। तो वो शायद उम्र में भी बड़ी थी मुझसे, उसने बड़ा सटीक मुझे जवाब दिया कि वो उन खराब औरतों में से एक मेरी माँ है। और मेरा भाग्य अच्छा है कि मुझे पढ़ने का मौका हूँ, और जन्म से पैर से मैं लगड़ी हूँ, तो इसलिए मैं वो उस पेशे के लायक नहीं थी, जो उसके लायक नहीं थी। मुझे समझ तो नहीं आया उस वक्त, इतनी कम उम्र थी, मुझे ठीक से समझ भी नहीं आया कि ये क्या कहना चाह रही है। पर इतना समझ में आया कि वो वहीं पे रहती है। और फिर अर्ली एज में शादी और थोड़ा विद्रोही मेरा स्वभाव, वो सब खींच खांच के वहां ले गया। और तब तक कुछ समस्याएं थी, जैसे मेरा एक जॉइंट फैमिली थी,
तो फैमिली में प्रेशर था कि पहले इनकी शादी हो, मेरे खुद पे प्रेशर था, और 16 साल की उम्र में शादी, फिर बच्चे, और वो सब चीजें ऐसी थी कि सोच ही नहीं पा रही थी कि ये कौन है। बस एक ही सवाल था, खराब औरतें क्यों हैं, क्यों है, और आखिरकार और ऐसा फिर क्यों कुछ ना कहा कुछ। जाता? हाँ, जी सॉरी, नहीं नहीं मैम, प्लीज आप जारी रखिए, आप बोलिए। आपके बात। जी जारी रखिए। हाँ, तो मैं फिर ये रहा कि मैं अगली एज में शादी हो गई, तो दो जल्दी जल्दी बच्चे हो गए। 18 साल की उम्र में दोनों बच्चे हो गए थे। तो एक महिला हमारे पड़ोस में फिर रहने आई, और वो मेरे बच्चे को खिलाती थी हमेशा। तो इतनी छोटी उम्र में माँ बन गए कि बच्चे से एक तरह से ये हो गया कि अरे चलो ये तो सब काम कर ही रही है, अब हम आजाद हो गए। मगर उसने अपना थोड़ा सा मुझे शेयर करना शुरू कर दिया था, थोड़ा अपनापन हुआ हमारे बीच। और उसने बताया कि मैं एक पुलिस वाले की बेटी हूँ, मुझे पापा की रंजिश में, मतलब मेरे फादर की रंजिश में उठा गया 8 साल की उम्र में, और कहीं बेच दिया गया। और वहीं पे मैं बड़ी हुई, वहीं पे मैं पहली बार मैंने वो शब्द सुना, धंधा, कि मैं धंधे में वहीं पे लगाती गई। और बरसों बाद मुझे एक आदमी वहां से निकाल के लाया, लेकिन वो भी मुझे छोड़ के भाग गया। तो अब मैं यहाँ रह रही हूँ, झाड़ू पोछा कर रही हूँ, मगर मैं एक मेरी तुमसे है कि मुझे मेरे घर मिलवा दो एक बार। नादान उम्र थी, इतनी समझ भी नहीं थी। जी तो हमने घर वालों से जिद की कि भाई अब इसे घर पे मिलवाना। लेकिन मैंने एक काम किया कि मैंने अपने इन लॉज को ये नहीं बताया कि ये ऐसे किसी जगह पे रही है। जी और जी। मेरी सोच भी नहीं थी, मेरी सोच केवल ये थी कि मेरठ में केवल एक इस तरह का बाजार है, और कहीं मुझे नहीं मालूम था। ना चर्चाएं होती थी, ना अखबारों में ऐसी कोई खबरें छपती थी, तो इतना जानकारी में नहीं था मेरे। मगर जब मैं वहां ले गई, मेरे लॉस मान गए, घर की बड़ी बहू होने के नाते थोड़ा प्यार भी था, तो वहां पे गए, वहां जाके बात खुल गई। और उसके मम्मी पापा ने बिल्कुल एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। देखिए 25 साल बाद एक लड़की मिलती है, 25-26 साल बाद, वो उस समय 33-34 साल की थी, और उन्होंने मना कर दिया कि हम तो नहीं रखेंगे, हम तो वास्ता भी नहीं रखेंगे। अब देखिए बात वहां नहीं खत्म होती, मैं जैसे वापस आती हूँ तो सारे रास्ते ऐसी एक बहस छिड़ रही थी जिसका टारगेट मैं थी। ये हमको समझ ऐसी सकती जगह हूँ। ले गई, ये औरत ऐसी है, ये हमारे घर में रहेगी तो हमारे बच्चों की शादियां नहीं होंगी। ये सब मैं सुनते हुए आई, वो भी सुन रही थी, मैं भी सुन रही थी। मगर बड़ा मतलब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात थी कि जब तक मैं घर आई ये चर्चाएं चलती रही, और मैं भी डर गई, मुझे लगा मेरा घर बिगड़ जाएगा। हम्म। तो ऐसे में फिर हुआ ये कि वो सब सुन रही थी और समझ भी रही थी, क्योंकि वो बड़ी उम्र की थी। वो किसी वक्त घर से निकल गई, और मुझे लगा बहुत सुकून हो गया कि अब मुझे डांट नहीं पड़नी, अब मुझे घर में रहने दिया जाएगा, मेरे कोई ऐसा नहीं होगा कि मुझे फेंक दिया जाए मायके या कहीं और उसके बाद में बात बीत गई, साल भर बीत गया, लगभग साल बाद में महिला फिर आती है, और भाई दूज का दिन था, और उन्होंने मुझे, मैंने देखा वो अच्छे कपड़े पहन रही हैं, और बड़ा फल मिठाई मिठाई ले रही हैं। आई ऊपर और बोली कि मुझे, मेरे बेटे को बोली कि उसको दिखा दो एक बार, मैं टीका करूंगी उसको, मेरे भाई तो मैं नहीं कर सकती हूँ लेकिन उसको टीका करूंगी। मैंने कहा पहले ये बताओ कि तुम थी कहाँ 1 साल से, और अब तो तुमने अच्छे कपड़े भी पहन रखे हैं, ऐसा नहीं लग रहा कहीं झाड़ू पोछा कर रही हो। तो उसने बड़ा सीधा सपाट जवाब दिया कि देखो तुम्हारी गृहस्थी तो मैं बिगाड़ नहीं सकती थी यहाँ रुक के, और मेरे माँ बाप ने मुझे स्वीकार नहीं किया, अब मैं जहां थी वहां चली। ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि वो फिर से वहीं चली गई। तो मैंने कहा कि मैं अब नहीं, मैं तो अपना बच्चा नहीं दिखा सकती, और मेरे इन-लॉज मुझे निकाल के बाहर कर देंगे, तुम जहां हो वहां चली जाओ। हाँ चली गई बड़ा मन मैम, मार के, और उसने दरवाजे में पहुंच के जैसे मुझे पलट के देखा, वो मेरे लिए बहुत दुखदाई था। मैम आपकी उसकी जो आंखें थी, जो आंसू, बात सुन के ही जो आपने अभी तक ये बात बताई है, ये सुन के मेरे ही रोंगटे खड़े हो गए, और ऐसा लग रहा है कि उस पल को मैं सामने से देख पा रही हूँ, आपकी बातों को महसूस कर पा रही हूँ। हम आपको सैल्यूट करेंगे मैम कि आप मतलब जो वास्तव में जो एक उत्थान का काम कर रहे हैं, एक बदलाव का काम कर रही हैं, हर किसी के बस की बात नहीं। और मैं ये जरूर कहूंगी कि एक नारी के अंदर ही इतनी ताकत होती है कि वो ये कर सकती है, और आप उसकी मिसाल हैं। 317 महिलाओं और बच्चियों को देह व्यापार से निकालकर पुनर्वास कराना केवल एक सामाजिक ही नहीं था, बल्कि मानसिक संघर्ष भी आपके ले रहा है। तो क्या आपने जैसे एक कहानी बताई है, आपको ऐसी कौन सी और कोई बात जो अंदर तक झकझोर देती है, ऐसा कोई केस अगर मैं बात करूं तो? बिल्कुल देखिए, मैं अक्सर वहां जाने लगी थी,
और उसी को ढूंढने जा रही थी। मेरा कोई मंशा नहीं थी, मुझे नहीं पता समाज सेवा क्या है, पुनर्वास क्या है, पुनरुद्धार क्या है, मुझे कुछ नहीं जी पता। जी जी। मैं केवल उस महिला को ढूंढने जा रही थी कि जो मेरे से गलती हुई, मगर उस जैसी मुझे वहां हजारों दिखाई दी। और आप अगर मुझसे सुनेंगी तो शायद मैं तो कह भी पाऊं किसी तरह, आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि जब मैंने देखा कि एक बच्ची लगातार चीख रही है, लगातार चीख रही है, रो रही है, मैं पूछ रही हूँ कि क्यों रो रही है, तुम इसे बता क्या है, इसको दवाई दिलवाओ, अगर पेट में दर्द है, कहीं दर्द है, क्या है, तो चुप रही। मैं फिर उसको कस के कहा भी क्या बात है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो लड़की, मैंने जैसे उसे कहा तो फिर मुझे पता लगा कि उसके इंटरनल पार्ट में मिर्च डाली गई, क्योंकि वो धंधे के लिए तैयार नहीं थी, वो उस पेशे के लिए तैयार नहीं थी। उसको लाया गया था वहां, और वो आप समझ सकते हैं कि मिर्च डालने के बाद उसकी क्या हालत हो रही होगी। जी। और नन्ही सी मासूम सी बच्ची, प्यारी सी, मैं उसे चीखते देख रही हूँ, चिल्लाते देख रही हूँ। ये सारी ऐसी घटनाएं थी जिन्हें मैं आज तक भी नहीं भूल पा रही जी, या मुझे वो भूलने नहीं देती। मैम, इन 32 सालों में इन घटनाओं ने मुझे कभी वापस नहीं लौटने दिया। असलियत तो ये है, कभी आपकी लौटेगी। बातें सुनने के बाद मैं वही कह रही हूँ कि शायद वाकई में मैं आज बोल रही हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इस बात को क्या इस बात पे मैं क्या रिएक्ट करूं या मैं क्या कहूं। आपकी मैं जज्बे की हर सवालों के बाद अगर मैं आपको बार बार आपकी तारीफ करूं तो वो भी कम है। आपके जज्बे की मैं तब प्रशंसा करती हूँ मैम। जैसे कि सवाल का सिलसिला मैं आगे ही बढ़ा लेती हूँ क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है ऐसी कहानियों के बाद। आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपने सेक्स वर्कर्स के बच्चों को स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक भी पहुंचाया है। आपको क्या लगता है कि शिक्षा ही इस पूरे दुष्चक्र को तोड़ने का सबसे मजबूत हथियार है? बिल्कुल, पहली बात तो यही है कि शिक्षा, और दूसरी बात उनके बच्चों की शिक्षा। क्योंकि जो मैं कह रही हूँ कि तुम निकलो यहाँ से, उनको काउंसलिंग कर रही हूँ, वो बहुत लंबा प्रोसेस है। लेकिन वो बच्चा जब पढ़ ले, लंबा जरूर है कि पढ़ लिख के कामयाब हो जाए, और वो उसके बाद कहे कि माँ ये काम ठीक नहीं, हट जाओ। और नतीजे इतने सकारात्मक हुए कि एक बच्चा सेकंड थर्ड में आने के बाद समझने लगता है कि मेरी माँ क्या करती है, और वो तभी कहने लगता है कि माँ यहाँ नहीं रहूंगा, मैं, मुझे कहीं और रखो, और तुम भी चलो यहाँ से। तो ये मुझे लग रहा था कि जरूर सकारात्मक परिणाम आएंगे, और ऊपर वाले की बहुत कृपा रही, बहुत सारे परिणाम सकारात्मक हुए। कुछ लड़कियां मैंने किसके जरिए निकाली, कुछ किसके, और कुछ बच्चों के जरिए निकाली, और आज वो बच्चे दूसरे बच्चों को स्पॉन्सर करते हैं। बड़ी बात यह है कि वो पढ़ लिख के कामयाब हुए और अपने जैसे और बच्चों को भी स्पॉन्सर कर रहे हैं। बहुत बहुत तो ही ये मेरे लिए सुखद, बहुत खूबसूरत हम पहल कहेंगे। मैम, कहा जाता है ना कि हम किसी भी संस्कृति की बात करें, हम हिंदू संस्कृति की बात करें या किसी भी समुदाय की बात करें, यहाँ समुदाय की बात नहीं हो रही है, बस कहा जाता है कि हर व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसके जीवन का एक पर्पस होता है। आपने तो वास्तव में सार्थक कर लिया है, हम यही कहेंगे आपको। बाल तस्करी की अगर मैं बात करूं, बाल तस्करी और चाइल्ड लेबर आज भी एक बड़ी और कड़ी चुनौती है मैडम। तो सिस्टम में सबसे बड़ी कमी क्या है, आपको कहाँ दिखती है, कानून में या उसके अमल में दिखती है? ये क्यों हो रहा है, आपको क्या लगता है? अतुल शर्मा जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? एक बार हम और जानना चाहेंगे, नेटवर्क की खामी की वजह से कई बार ऐसी हो जाता है। हम आपको बताना चाहेंगे अतुल शर्मा जी आज हमारे साथ हैं। अतुल शर्मा जी जिन्होंने एक कहेंगे समाज में बदलाव का, जी हाँ, उत्थान का काम किया है। जैसे कि हम उनसे चर्चा जारी रख रहे थे, पर नेटवर्क की समस्या की वजह से अभी फिलहाल उनसे वार्तालाप जो है वो टूट गया है। देखिए, इनकी पहल हम कहेंगे वाकई में बड़ी सराहनीय पहल है। इनसे जितनी भी अभी फिलहाल अगर हम बात करें, बातचीत हुई है, तो आज की बातचीत में हमने काफी कुछ सीखा है। हम चाहेंगे एक बार और प्रयास करते हैं। अतुल शर्मा जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी मैं सुन पा रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आपको देख नहीं पा रही हूँ। जी मैम, बिल्कुल, आप जारी रखिए। आप क्या कहना चाह रही थी? जारी रखिए मैम, जारी रखिए। हाँ, चाइल्ड लेबर की बात कर रहे थे। मैं दिख रही हूँ आपको? चाइल्ड दिख रहे हैं क्या? जी जी जी, चाइल्ड लेबर की मैं बात कर रही थी आपसे। कड़वी सच्चाई है, बाल तस्करी, चाइल्ड लेबर कड़वी सच्चाई है। तो आपको क्या लगता है, सिस्टम में सबसे बड़ी कमी है, या क्या कानून में कमी है, या अमल करने में कमी है? बिल्कुल, देखिए, सिस्टम को सुनना और देखना ही नहीं चाहता है ना। वो ये नहीं देखना चाहता है कि जो सामने दिख रहा है उसको देख के भी आंख बंद करना चाहता है। चाइल्ड लेबर भी हो रही, चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी हो रही, लिविंग ट्रैफिकिंग भी हो रही है, लेकिन ऐसे बंद करके बैठे कब्र की तरह कि बिल्ली सामने है, हमको नहीं खाएगी सोच, लेकिन वो खा रहे हैं। पूरा ऐसा इतना गंदा सिस्टम हो गया है, किसी के एजेंडे में नहीं है, सरकार के एजेंडे में नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन की सोच नहीं है, और समाज तो चुप है। तो मुझे भी समझ में कभी आता
क्यों लोग चुप रह सकते हैं? जितनी बुरा हाल देख के, जी ये जी सब चीजें देख के कैसे चुप रह सकते हैं? मुझे बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल मुझे कभी समझ नहीं आता। सिस्टम में बिल्कुल। आपकी अगर हम बात करें मैम, तो आपकी जो यात्रा रही है बड़ी लंबी यात्रा रही है, और सबसे बड़ी बात है कि आपने इतने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के बाद भी आप जमीन पर काम कर रहे हैं, तो आपके लिए सम्मान ज्यादा मायने रखता है या परिणाम ज्यादा मायने रखता है? देखिए, मेरे लिए मेरा फैमिली पहले थी, लेकिन फैमिली ने मुझे, मेरे परिवार ने मुझे इस कदर सपोर्ट किया, कभी पूछा नहीं कि तुम वहां जा रही हो कि क्या हो रहा है। और वो उनकी सपोर्ट मेरे लिए इतना मजबूत स्तंभ था, और बिल्कुल दोनों तरफ से, मेरे मायके से भी और मेरे ससुराल से, कि कहीं से भी मुझे अपोज नहीं हुआ, मुझे मना नहीं किया गया कभी भी। हाँ, लेकिन हमेशा मुझे लगता रहा कि मेरी पैर पे खड़े, मुझे अगर कुछ भी होता है तो मेरे साथ खड़े, और उसी ने यहाँ तक आज लाके खड़े किया। जी मैम, इसमें वास्तव में ये मानने वाली बात है। अगर हम आपके ससुराल के पक्ष की बात करें, मायके पक्ष की बात करें, बड़ी हिम्मत दिखाई है आपने, जो कुछ अचीव किया इसमें आपके परिवार का सही बात है, बहुत बड़ा हाथ है। और हम चाहेंगे मैम कि आप ऐसे ही कुशल मंगल रहें, स्वस्थ रहें, और सबसे बड़ी बात है जो आप सेवा कर रही हैं, वास्तव में जिसको सेवा बोलते हैं ये आप कर रही हैं, ऐसे ही निरंतर जारी रखें आप, और जारी रहे। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे अतुल शर्मा जी, आज की चर्चा में हमारे साथ आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। आज की बातचीत में हमने ये सीखा है कि बदलाव भाषणों से नहीं, संकल्प और साहस से आता है। 317 महिलाओं की नई जिंदगी, हजारों बच्चों की सुरक्षित भविष्य। जी हाँ, ये केवल आंकड़े नहीं है, एक इंसान की संवेदना का परिणाम है। जी, आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ी थी, वाकई में हम उनको कहेंगे, सैल्यूट करेंगे अतुल शर्मा जी को। इनका जो संघर्ष है समाज के लिए एक आईना है और एक रास्ता दोनों है। जी हाँ, इसी उम्मीद के साथ हमें आज की चर्चा के लिए फिलहाल इजाजत दीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।